नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्कूलों में चाहे जातिवाद हो या सांप्रदायिकता, इसका नतीजा एक ही निकलेगा, आपका बच्चा हिंसक हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किसी बच्चे को मारना, मानसिक या शारीरिक शोषण करना, यह सब अपराध है और इसके लिए 5 साल की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी समाज को हर समय चेक करते रहना चाहिए कि स्कूलों में जाति और धर्म को लेकर कहीं उनके बच्चों में एहसासे कमतरी और नफरत तो नहीं भरी जा रही है। ऐसे कई शिक्षकों के वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं जो काफी लोकप्रिय हैं मगर जातिवादी नफरतों से भरे हुए हैं। इस समय हम मुजफ्फरनगर की घटना की बात कर रहे हैं। इस घटना में सांप्रदायिक एंगल होने को लेकर कई तरह के विवाद हो गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल बच्चों को बुलाकर कहती हैं कि इस एक बच्चे को मारो, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है और ना तृप्ता त्यागी ने इससे इनकार किया है। हमारा आज का फोकस मुजफ्फरनगर के अलावा कठुआ की घटना पर भी है और हम यह भी देखेंगे कि किस तरह स्कूलों से लेकर कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में एंटी मुस्लिम जहर फैल रहा है, जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। बेशक जोर मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर होगा और देखने की बात होगी कि प्रशासन की जांच में क्या निकल कर आता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। इस घटना पर राज्य सरकार और समाज की परीक्षा है। समाज किस तरह की कार्रवाई की मांग करता है और सरकार किस तरह के एक्शन लेती है। रिजल्ट हम जानते हैं, फिर भी परीक्षा का भ्रम बना रहना चाहिए। इस बीच मुजफ्फरनगर पुलिस ने विष्णुदत्त नाम के एक शख्स की शिकायत पर एफआईआर कर दी है, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता तो आप ही बताइए यह घटना कैसे सामने आती और क्या प्रशासन इतनी तेजी से कार्रवाई करता। मगर पहचान उजागर करने के लिए मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। क्विंट से बातचीत में जुबैर ने कहा है कि मैंने वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन कुछ देर में ही एनसीपीसीआर के प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मैं वीडियो डिलीट करने की गुजारिश करता हूं क्योंकि इसमें बच्चे की पहचान का मामला है। इसके बाद मैंने वीडियो डिलीट करके स्क्रीनशॉट लगा दिया जिसमें बच्चे की फोटो नहीं दिख रही है। मुझे अब तक यही पता है कि मेरे अलावा और किसी पर एफआईआर नहीं हुई है। इससे दिखता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूं कि इस मामले पर आगे क्या करना है। ऐसा लगता है कि अब जुबैर को बलि का बकरा बनाया जाएगा। अमर उजाला ने जुबैर के बारे में कथित मीडिया कर्मी शब्द लिखा है। ये कथित मीडिया कर्मी क्या होता है? मोहम्मद जुबैर ने अनेकों नफरती वीडियो का पर्दाफाश किया है और नफरत को फैलने से रोका है। यही नहीं, बीजेपी के खिलाफ कई झूठे वीडियो की सच्चाई भी सामने लाई है और इस तरह से उन्होंने मीडिया कर्मी होने का कर्तव्य पालन किया है, दिखाया है। लेकिन अमर उजाला उन्हें कथित मीडिया कर्मी लिख रहा है। यह मामला अब कैसे सुलझाया जा रहा है सबके सामने है। इसे लेकर केवल प्रतिक्रिया लिखने वाले कई पत्रकारों के उस ट्वीट को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। रोहिणी सिंह, गार्गी रावत और राजनेता उर्मिला मारतोंडकर के ट्वीट प्रतिबंधित कर दिए गए। ऐसा सरकार के आदेश के बाद किया गया तो बात केवल पहचान उजागर करने की नहीं है, इसे लेकर लिखने की भी है और फोटो साझा नहीं करने पर भी उन्हें दंडित किया गया। YouTube चैनल 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने ट्वीट किया है कि यूपी में मासूम बच्चों को पीटने वाली टीचर की एफआईआर देने को कोई तैयार नहीं है। यह भी नहीं पता चल पाया कि एफआईआर हुई भी है या नहीं, हुई है तो किन धाराओं में। मगर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर कर दी गई है। वाह रही सरकार। इंडियन एक्सप्रेस की जिज्ञासा सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लड़के के बयान और उसके पिता की शिकायत के आधार पर शिक्षिका तृप्ता त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 504 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हम अपने वीडियो में रोहित के बनाए एनिमेशन का सहारा ले रहे हैं ताकि इस घटना को ठीक से आपके सामने रख सकें। यह घटना 24 अगस्त की है। 25 अगस्त को यह वायरल होता है जब पत्रकार राजीव प्रताप सैनी को यह वीडियो मिलता है। तब से लेकर 28 अगस्त के बीच इस घटना को लेकर कई सारे बयान आ चुके हैं और बयान बदल चुके हैं। मुस्लिम बच्चे के परिवार से मिलने और समझाने की कई घटनाएं सामने आ गई हैं। शुरुआत में उस वीडियो की बात करते हैं जिसे लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम मुजफ्फरनगर की घटना के संदर्भ में बच्चों की तस्वीर नहीं दिखा सकते, नाम भी नहीं ले सकते, यह अपराध है, इसलिए एनिमेशन का सहारा ले रहे हैं। वैसे जब किसान नेता उन बच्चों को मिलाने गए तो बाल आयोग की चेतावनी के बाद भी उस वीडियो को वायरल किया गया और मीडिया के सामने दोनों बच्चों को सामने लाया गया। उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी, जिसमें दोनों बच्चों का चेहरा साफ साफ दिख रहा है, वहां मौजूद समाज के लोग देख रहे हैं।
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना के पास खुब्बापुर गांव में यह स्कूल है, जहां की टीचर और प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी अपनी क्लास के 3 बच्चों को एक एक कर बुलाती हैं। बच्चे आते हैं और 8 साल के एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारते हैं। बच्चे टीचर के कहने पर ऐसा करते हैं। जब बच्चे धीरे से थप्पड़ मारते हैं तो टीचर जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहती हैं। वीडियो में तृप्ता त्यागी कह रही हैं कि जितने भी मोहम्मदन बच्चे हैं इनकी मां चली जाओ। यहां पर वीडियो बना रहा चाचा हंसता भी है। इस बीच 2 और बच्चे उठकर आते हैं और बच्चे को मारते हैं। टीचर तीसरे बच्चे से कहती हैं कि अब की बार कमर पर मारो। बच्चा कमर पर मारता है। एक और वीडियो है, उसमें एक लड़की भी उठकर आती है और जोर से थप्पड़ मारती है। बच्चा रोता रहता है। टीचर कह रही हैं कि क्या ऐसे मार रहे हो, जोर से मारो, मुंह पे ना मारो, मुंह लाल हो रहा है। टीचर शिकायत कर रही हैं कि 5 का टेबल करवाया था, याद नहीं किया। जो पहला वीडियो वायरल हुआ है वो 40 सेकंड का है। उसमें बच्चा रो रहा है मगर शिक्षक के प्रोत्साहित करने पर बच्चा और बच्ची थप्पड़ मार रहे हैं। यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ कि इसे रिपोर्ट करने वाले पत्रकार का नाम राजीव प्रताप सैनी है। उसी के बाद से वीडियो वायरल होता है। यह वीडियो इतना भयावह था कि देखने वालों का दिमाग सुन्न हो गया। हम सभी जानते हैं कि भारत के स्कूलों में धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव होता है, इसलिए प्रतिक्रिया ऐसी ही आनी थी। आए दिन दलित छात्रों के साथ ऐसी क्रूरता की खबरें हमारे सामने से गुजरती हैं। ऐसी खबरें अखबारों में छपकर रह जाती हैं और कई बार जाति के नाम पर मास्टर इतना पीट देता है कि दलित बच्चा मर ही जाता है। मुजफ्फरनगर के इस केस में सवाल उठाया जा रहा है कि सामाजिक स्तर पर इसे मैनेज कर लिया गया है। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। धर्म के एंगल को खारिज कर दिया जा रहा है, विवादित कर दिया गया है, मगर मारने की घटना से कोई इनकार नहीं। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ना तय है। जिस बच्चे को मारा गया उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा, और जिन बच्चों को मारने के लिए कहा गया उनके भीतर इसी तरह किसी को भी मारने का दुस्साहस पैदा हो जाएगा। हालांकि हम देखते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन का नियम भी है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है, जिनके अंदर ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत 10 साल तक की सज़ा के प्रावधान भी हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्कूलों में बच्चों के साथ अक्सर शिक्षकों और कुछ मामलों में प्राचार्यों वगैरह के द्वारा भी इस तरह के मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना के केसेस सामने आते हैं। पिछले कुछ सालों में इन्हीं कानूनों की वजह से एक तरह की सजगता इस चीज़ को लेकर पैदा हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और हमारे इर्द गिर्द और लोगों ने भी ये देखा होगा कि इन कानूनों को बाईपास करने के तरीके भी इजाद किए गए हैं, जिसमें से कि एक ये है जहां टीचर्स सहपाठियों से कहते हैं कि वो बच्चों को जो सज़ा देनी है वो दें, जिसमें भले वो थप्पड़ मारना हो या इस तरह से या छड़ी से मारना हो, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अगर हम कानूनी मसलों को एक तरफ रख दें तो भी यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह से जब एक शिक्षक एक ही क्लास में बैठे बच्चों को एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने के लिए कह रहा है तो वो खुद तो कानून को बाईपास कर रहा है, मगर इसका उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये बच्चे अक्सर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मोहल्लों में बड़े हो रहे हैं। एक बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है, एक संवेदनशील उम्र है उनकी, जब वो समाज में रिश्ते बनाना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना, इस तरह की चीज़ों को सीख रहे हैं। और ऐसे में अगर शुरुआत में ही, इस उम्र में ही अगर उनके आपसी रिश्तों में, उनकी दोस्तियों में इस तरह की हिंसा को वैधता मिलती है तो निश्चित तौर पर इसका बच्चों के दिमाग पर अच्छा असर नहीं हो सकता है। बच्चे के पिता और चाचा का बयान कई बार बदल चुका है या बदलवाया जा चुका है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। पिता ने सबसे पहले कहा 1 घंटे तक उसे मारा गया, फिर कहा उन्होंने कि इंसाफ की उम्मीद नहीं इसलिए थाने में शिकायत की, FIR नहीं। फिर एक और बयान आ गया कि हमने समझौता कर लिया है, आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। समझौता यही हुआ है कि उन्होंने फीस वापस कर दी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है, माहौल ठीक है, ये उनका बयान है पिता का। क्या इससे सारा मामला खत्म हो जाता है? क्या यह देश के स्कूलों का सच नहीं है कि एंटी मुस्लिम भेदभाव का हौसला अब प्रिंसिपल से लेकर टीचरों में पहुंच गया है? सभी को पता है कि अपने घरों से सीखकर आने वाले बच्चे अब क्लास में मुस्लिम बच्चों के साथ किस तरह की बातें करते हैं। इसके अनेक प्रमाण आपको मीडिया रिपोर्ट में मिल जाएंगे।
नाजिया इरम की यह किताब 2017 में छपी। अमेजॉन पर 166 रुपए में उपलब्ध है। जगरनॉट प्रकाशन ने मदरिंग अ मुस्लिम तब छापी जब गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एंटी मुस्लिम जहर तूफान की तरफ फैलता जा रहा था। नाजिया इरम ने मुख्य रूप से दक्षिण दिल्ली के स्कूलों और देश के कुछ अन्य स्कूलों में जाकर मुस्लिम माओं से उनका अनुभव जाना कि उनके बच्चों को क्या क्या बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई आतंकवादी कहने लगा, कोई आतंकवादियों के संगठन के नाम से पुकारने लगा अपने मुस्लिम दोस्तों को, कोई पाकिस्तानी तो कोई बांग्लादेशी कहने लगा। क्लास में बैठे मुस्लिम बच्चे के मन पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। और ये वो माएँ हैं जो कॉरपोरेट दुनिया में कामयाब हैं, अच्छी आर्थिक हैसियत रखती हैं, जो पहचान की इस राजनीति को ठीक से समझती हैं। इस किताब के एक एक पन्ने पर भेदभाव के किस्से दर्ज हैं। यह किताब एक कहानी से शुरू होती है कि एक मुस्लिम बच्ची इस बात से डरने लग जाती है कि मुसलमान आ जाएंगे, जबकि वो खुद मुसलमान है। अपनी बेटी की इस बात को हंसकर उड़ा देने के बाद उसके माँ बाप गंभीर हो गए। बाद में उसकी माँ ने जानने का प्रयास किया कि बेटी के मन में यह बात कहाँ से आई होगी। पता चला कि स्कूल के दोस्तों से यही सब सुनती रहती है। इसके बाद नाजिया इरम कुछ अन्य मुस्लिम माओं से बात करती हैं और दक्षिण दिल्ली के स्कूलों में किस तरह से एंटी मुस्लिम बातें आम हो जाती हैं, उन्हें लेकर एक किताब बना देती हैं। 2017-18 में आई इस किताब को अगस्त 2023 में पलटने की बहुत ज़रूरत है। हमने नाजिया इरम से उनकी किताब में दर्ज अनुभवों के बारे में पूछा। It was very disturbing because almost 85% of the people I spoke to said that their children had been bullied on the lines of religion. उनको मारपीट हुई उनके साथ बुलिंग हुई है या उनको ऑस्ट्रेसाइज किया गया है उनके मुसलमान होने के लिए। ये बहुत ही परेशान करने वाले वाक़या मेरे साथ शेयर किए गए हैं जो मैंने किताब में डाल लिखे हैं। फ्रॉम एज यंग एज 5 साल, मतलब 5 साल में आप और मैं तो शायद जानते भी नहीं थे कि हमारे रिलीजन क्या है या हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। लेकिन आज बच्चे स्कूलों में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि क्या तुम मुसलमान हो। मेरे माँ बाप ने बोला है तुमसे मुसलमानों से नहीं बात करने के लिए। दे स्टार्ट हिटिंग ईच अदर एंड छोटे होते हैं तो फिर भी कंप्लेन हो जाती है। वो आके अपने माँ बाप से जब पूछते हैं कि क्या मैं टेररिस्ट हूँ या क्या मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पेरेंट्स टेक इट अप विद द स्कूल। लेकिन जैसे से ये बड़े होते हैं आई एम अफ्रेड रवीश कि ये डॉक्यूमेंट भी नहीं हो पा रहा है बिकॉज teens, hormones, egos, they all come into play. And as they grow up, they refuse to even complain anymore. वो अकेले ही लड़ रहे हैं इन सब चीज़ों से। मतलब बुलिंग तो होती है, राइट, फ्रॉम द कलर ऑफ योर स्किन टू हाउ। इसमें एक चीज़ गौर करने की बात है कि जब मैंने ये 125 स्टोरीज को एक साथ लिखा तो मुझे बहुत क्लियर पैटर्न एंड पैरल्स दिखे रवीश। ये पैटर्न ये था कि रात के 10 बजे जो बुलेटिन से बोला जा रहा है वो सुबह के 9 बजे के क्लासरूम्स में रिपीट हो रहा है। बहुत सिंपल और क्लियर पैटर्न है कि रोज आप लैंड जिहाद करेंगे, वाटर जिहाद करेंगे, लव जिहाद करेंगे, तो वो आपके कॉन्वर्सेशंस में आ जाएगा। आप कब तक बचेंगे इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से? आप न्यूज़ बंद करेंगे अपनी तो न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़पेपर बंद करेंगे तो सोशल मीडिया है। एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ वेरी टॉक्सिक कल्चर जहाँ पर रोज ऑलमोस्ट 10 साल से अब एक ही एजेंडा है कि मुसलमान बुरा है। इसको प्रूव करने के लिए 10 तरीके अपनाए जा रहे हैं मीडिया में। ये बच्चे एक मुसलमान बच्चे की बात नहीं है। यहाँ पर हमें ये गौर करना है कि हर बच्चा जो हेट चैनल करता है, चाहे वो बुली करता है या किसी को कुछ बुरा कहता है या किसी को मारता है, बिकॉज उसको बताया गया है कि इट्स ओके टू हेट। यही बता रहे हैं ना हमारे टीवी की डिबेट्स रोज कि इट्स ओके टू हेट, इट्स ओके टू कॉल पीपल नेम्स। तो वो जब बच्चा करता है तो वो भी उसी नफरत का शिकार है। नफरत मजहब नहीं देखेगी, नफरत हमारे हर बच्चे को इक्वली निकल जाएगी। तो एज एडल्ट्स वी आर फेलिंग आवर किड्स। एज एडल्ट्स वी नीड टू स्टॉप हेट पॉलिटिक्स, वी नीड टू स्टॉप everyone who peddles hate politics, चाहे वो न्यूज़ टीवी डिबेट हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो आपके RWA के प्रेसिडेंट हो, चाहे आपकी टीचर हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपकी खुद की फैमिली हो। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तो एक जनरेशन इज ग्रोइंग अप इन इंडिया जिसको खाली यही पता है कि इट्स ओके टू हेट एंड दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। गुजरात के मेहसाणा की घटना का जिक्र जरूरी है। हाल की यह घटना भी एक गांव के स्कूल की है।
15 अगस्त के दिन श्री केटी पटेल स्मृति विद्यालय में 10वीं और 12वीं के होनहार छात्रों का सम्मान किया जाना था। कई जगहों पर यह खबर छपी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वाइब्स ऑफ इंडिया की लक्ष्मी पटेल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लुनावा गांव के इस स्कूल में 87% अंकों के साथ 10वीं में टॉप करने वाली अरनाज बानो को उम्मीद थी कि उन्हें भी मंच पर बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें मंच पर नहीं बुलाया जाता है। उनसे कम अंकों वाले छात्रों को मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन अरनाज वापस रोते हुए घर चली जाती हैं। अरनाज के पिता ने मीडिया से यही कहा कि हमने जब स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा तो गोलमोल जवाब मिला और यही कहा गया कि 26 जनवरी को सम्मान दे देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त को सबके साथ सम्मान क्यों नहीं दिया गया? हम इस जमीन से जुड़े किसान हैं, पीढ़ियों से हमारे परिवार के साथ भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी को जानबूझकर वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार है। स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि अरनाज 15 अगस्त को स्कूल नहीं आई थी। अरनाज के पिता ने कहा कि स्कूल में सीसीटीवी है, चेक करा ले, उनकी बेटी स्कूल गई थी। मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर चर्चा हो गई, कई तरह की बातें सामने आ गई, लेकिन मेहसाणा की इस घटना को उसी के हाल पर छोड़ दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा टॉपर हो, स्कूल में सभी को सम्मान दिया जा रहा हो और उसे ही मंच पर ना बुलाया जाए। क्या किसी क्लास में 500 टॉपर होते हैं? 1 मिनट के लिए आप इसे मान लें कि धर्म के आधार पर अरनाज के साथ भेदभाव नहीं किया गया होगा, लेकिन यह भी तो सोचिए कि सम्मान का कार्यक्रम 10वीं और 12वीं के टॉपर के लिए था, तो 10वीं की टॉपर कैसे छूट गई? आप इस सच्चाई से मत भागिए, इसमें नुकसान आपके बच्चों का है। एंटी मुस्लिम राजनीति और सोच के शिकार वाले स्कूल और टीचर आपके बच्चों को दंगाई बना देंगे। यह खबर इंदौर से है और इसी साल अप्रैल की है। इंडियन एक्सप्रेस और अन्य कई अखबारों में छपी है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र की घटना है। 11 साल के एक मुसलमान लड़के को उसके 3 हम उम्र साथियों ने कपड़े उतरवाकर जय श्री राम के नारे लगाने को कहा, मारा भी और गालियां भी दी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। सभी बच्चे एक दूसरे को पहले से जानते थे, इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं। 11 साल के बच्चों में नफरत पहुंच गई है। ऐसे मामलों में सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी सारे स्कूलों और शिक्षकों को संदेश जाएगा कि वे किसी बच्चे की पिटाई ना करें, ना किसी से करवाएं और इस बात का खास ध्यान रखें कि जाति और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करें। मुजफ्फरनगर के इस पूरे प्रसंग में बहुसंख्यक समाज को भी आगे आना चाहिए था। उन बच्चों के माँ बाप की चुप्पी खलती है जिन्हें कहा गया कि उठकर अपनी ही क्लास के बच्चे को मारते चलो। हिंदू मुस्लिम एंगल साबित होने को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन बच्चे मार रहे हैं इसे लेकर तो कोई विवाद नहीं। फिर उनके माता पिता क्यों नहीं सामने आए? अगर एफआईआर की बात है तो सबसे पहले उन्हीं माता पिता की तरफ से होनी चाहिए थी जिनके बच्चे तृप्ता त्यागी के कहने पर मारने के लिए आगे आते हैं। तृप्ता त्यागी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि उन्होंने अन्य छात्रों से थप्पड़ मारने के लिए कहा क्योंकि वह विकलांग हैं और कुर्सी से नहीं उठ सकती हैं। तो क्या वे व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हैं? कुर्सी पर बैठते समय क्या किसी और की मदद लेती हैं? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने बीबीसी के पत्रकार अमित सैनी और रोहित लोहिया की एक वीडियो रिपोर्ट देखी है। इस वीडियो रिपोर्ट में तृप्ता त्यागी उसी बात को दोहरा रही हैं कि वे कुर्सी से नहीं उठ सकती हैं, मगर बीबीसी की उसी रिपोर्ट में उन्हें चलते फिरते देखा जा सकता है। उनके चलने में निश्चित रूप से तकलीफ है, मगर ऐसा नहीं लगा कि वे कुर्सी से उठ नहीं सकती हैं। तृप्ता त्यागी ने बीबीसी से कहा है कि मेरे स्कूल में अधिकांश बच्चे मुस्लिम ही हैं, पीटने वाले बच्चों में मुस्लिम बच्चे भी थे। अब यह बात जांच से ही साबित होगी कि जो बच्चे और जो लड़की मार रही है उनका मजहब क्या है। लेकिन तृप्ता त्यागी के बयान में कई सारे अगर मगर मिलते हैं। बच्चे के परिवार वालों के बयान में भी बहुत ज्यादा अगर मगर हैं। मार खाने वाले बच्चे के चाचा नदीम ने वीडियो बनाया था, अब उसका मीडिया में बयान आया है कि हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, राजनीतिक दल चुनाव के कारण हवा देना चाहते हैं। वह तो लगता है कि अब बच्चे को 1 घंटे तक मारने की बात भी भूल गए हैं। बच्चे का यह बयान मीडिया में आया है कि उसे 1 घंटे तक पीटा गया। इंडियन एक्सप्रेस की जिज्ञासा सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चाचा नदीम ने यह भी आरोप लगाया था कि शिक्षिका ने उनके भतीजे और एक अन्य मुस्लिम लड़के को कम से कम 1 घंटे तक पीटा। बीबीसी को बच्चे की मां ने कहा है कि मैडम ने गलत किया, बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था, चाहे खुद मार लेती। ऐसा लगता है कि मैडम मुसलमानों के खिलाफ है। तो क्या आप सब मैनेज कर लिया गया है? खैर, तृप्ता त्यागी का आरोप है कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई है,
तब ऐसे में नदीम के वीडियो की जांच होनी चाहिए कि जितना हिस्सा उन्होंने जारी किया है उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। प्रशासन को भी छेड़छाड़ वाली बात पर ध्यान देना चाहिए। यह तृप्ता त्यागी के स्कूल का वीडियो है। अभी इस स्कूल का भवन बन रहा है, इसलिए बच्चे उनके घर पर ही पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में मुस्लिम बच्चे के पिता ने कहा है कि वह भी इस स्कूल के बनाने में मदद कर रहा है। इसके बाद भी उन्हीं के बच्चे के साथ कथित रूप से यह घटना हुई है। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि स्कूल में आधे हिंदू आधे मुस्लिम बच्चे हैं। अच्छी बात है कि धर्म के आधार पर स्कूल अभी नहीं बटा है और गांव के दोनों धर्मों के परिवार एक ही स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं। कुछ भरोसा होगा तभी ये बच्चे इस स्कूल में जा रहे होंगे। कई बार कोई विकल्प नहीं होता तो भी जाना पड़ता है। फिलहाल इस स्कूल को सील कर दिया गया है। सभी 50 बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज दिया गया है। अब आते हैं किसान नेताओं की भूमिका पर। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मुजफ्फरनगर के जिस मैदान से 2013 की सभा के बाद दंगे भड़के थे, उसी मैदान पर किसान आंदोलन के दौरान नेताओं ने हिंदू मुस्लिम राजनीति का विरोध किया था। यह बहुत बड़ा कदम था। राकेश टिकैत ने तब कहा था कि इस तरह की सरकारें अगर देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेंगी। जब टिकैत साहब थे तब हर हर महादेव अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। यहाँ दंगा नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। इसके बाद दोनों धार्मिक नारे लगाते हैं। लेकिन अब नरेश टिकैत की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मामले को ठीक से साफ करें। इन बच्चों को गले मिलाना तो अच्छी बात थी, लेकिन इनके मन में तो कोई नफरत नहीं थी। बच्चा खुद से उठकर मारने नहीं गया था और वीडियो में तो कई बच्चे मार रहे थे, एक लड़की भी है। हम इनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, मगर इनके चेहरे के साथ वीडियो वायरल किया गया। जब किसान नेता खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम एंगल नहीं है, तो फिर गले मिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मीडिया और पूरे समाज के सामने इन बच्चों को क्यों लाया गया? क्या उन्होंने इनकी पहचान उजागर नहीं की? क्या उनके खिलाफ भी FIR होगी? क्या इस मामले को अब मैनेज किया जा रहा है? किसान नेता नरेश टिकैत का बयान है कि हमारी इतनी भी नहीं चलती कि FIR कैंसिल नहीं करा सकते। टिकैत को उस प्रशासन पर इतना भरोसा कैसे हो गया जो इनके कहने पर FIR कैंसिल कर दे? क्या टिकैत किसी के इशारे पर यह सब काम कर रहे थे? क्या किसान नेता यह समझ रहे थे कि अगर केस मुकदमा और सजा तक बात पहुंची तो मामला तूल पकड़ लेगा और किसी और का पलड़ा भारी हो जाएगा, राजनीतिक लाभ उठा लेगा और मामला उनके हाथ से निकल जाएगा? मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बलियान बच्चे के परिवार से मिलने जाते हैं और तृप्ता त्यागी से भी। उनकी इस तस्वीर से यही लगता है कि मामला मैनेज हो गया है और वे तृप्ता त्यागी के साथ हैं। जाहिर है इसके जरिए वे उस त्यागी समाज को संदेश दे रहे होंगे जो नोएडा प्रकरण में, ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी प्रकरण में श्रीकांत त्यागी के कारण बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगा था। स्थानीय स्तर पर और गांव के स्तर पर कई तरह की मजबूरियां और बंदिशें होती हैं, उन्हें भी समझा जाना चाहिए। दबाव भी होते हैं, मगर संजीव बलियान की सक्रियता से नहीं लगता कि यह केवल व्यवहारिक और मजबूरियों का मामला है। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर ठीक इसी तरह के प्रकरण में शिक्षक मुसलमान होता तो सबकी प्रतिक्रिया क्या इसी तरह से होती? क्या संजीव बलियान मुस्लिम शिक्षक के साथ इस तरह से बैठकर फोटो खिंचाते जैसे तृप्ता त्यागी के साथ खिंचा रहे हैं? नरेश टिकैत भी क्या यही करते जो तृप्ता त्यागी के लिए किया? मीडिया रिपोर्ट में यह बात आ रही है कि इस मामले को मैनेज कर लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की जिज्ञासा सिन्हा की रिपोर्ट में इसकी झलक मिल जाती है कि कैसे इस केस को हर तरह से मैनेज किया गया है। एक्सप्रेस की जिज्ञासा सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लड़के के परिवार पर आसपास के गांव के प्रधानों के साथ साथ किसान नेता नरेश टिकैत समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं। पूरा गांव के प्रधान नरेंद्र त्यागी ने उनसे कहा, अब यह नाटक बंद करो, हम इस गांव में मीडिया नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और उन्हें बताएं कि आपको FIR की ज़रूरत नहीं, इसे ख़त्म करवाओ, नहीं तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाद में पिता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते हैं और इस मामले पर सभी के ध्यान के कारण डरे हुए हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने पिता से मिलकर समझौता करने और FIR को ख़त्म करने के लिए कहा है। इस तरह की रिपोर्टें छपी हैं। अगर ऐसा है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में तृप्ता त्यागी की तरफ से मुस्लिम परिवार को लेकर, मुस्लिम परिवार की तरफ से तृप्ता त्यागी को लेकर अब इतना कुछ बोल दिया गया है कि अब बातें केवल घूमती रह जाएंगी और मूल बात को नज़रों से गायब कर दिया जाएगा। इस तरह पहले भी कई मामलों में किया गया है और मैनेज किया जाता है। इस घटना के कारण उन किसान नेताओं की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है जो दिन रात हरियाणा के गाँव में पंचायतें कर हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं।
नूह के दंगे के बाद किसान नेताओं ने बहुत ही शानदार काम किया है। वे जगह जगह पंचायतें बुला रहे हैं और दंगाइयों को खुली चुनौती दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की इस सभा को गौर से देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा की यह पहली महापंचायत थी। इस तरह की सभाओं में एंटी मुस्लिम हरकतों की खुलकर निंदा की जा रही है और भाईचारे पर जोर दिया जा रहा है। दंगों में नहीं जाने की बात कही जा रही है। हरियाणा के गांव में यह बहुत अच्छी घटना हो रही है। जमीन से इसका विरोध हो रहा है। किसान नेता खुलकर एंटी मुस्लिम राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। किसान नेता सुरेश कोत का यह भाषण काफी वायरल हो गया है, जिसमें वे सांप्रदायिकता से खुलकर लड़ने की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उंगली उठाने वालों को चुनौती दे रहे हैं। अब हम एक और घटना की बात करेंगे। इस घटना की भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए बिना शर्त, और लोगों ने की भी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बानी गवर्नमेंट हाई स्कूल की एक घटना कम खतरनाक नहीं है। यह सरकारी स्कूल है। इसके प्राचार्य मोहम्मद हाफिज पर कथित रूप से आरोप है कि इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने वाले छात्र को इतना पीट दिया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चा गंभीर हालत में बताया जाता है। मोहम्मद हाफिज ने पीटा है, यही अपने आप में सजा के लिए काफ़ी है, और अगर धर्म के आधार पर पीटा है तो उसके लिए भी अलग प्रावधानों में सजा मिलनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में मारने वाले मोहम्मद हाफिज का कोई बयान और पक्ष नहीं है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अखबार ने लिखा है कि छात्रों ने बताया कि जय श्री राम लिखने के बाद उर्दू के टीचर फारूक अहमद छात्र को घसीटते हुए प्राचार्य मोहम्मद हाफिज के पास लेकर गए और उन्होंने छात्र को काफ़ी पीटा। इस घटना के बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना ही हम जुटा सके हैं। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ गेट तोड़कर परिसर में घुस आई। इससे वहां पर मौजूद अन्य छात्रों को भी खतरा हो सकता था, लेकिन मुजफ्फरनगर मामले में कोई भीड़ नहीं थी जो प्रदर्शन करने पर उतरी, बल्कि पिता को समझाने अलग अलग संगठनों के नेता आ गए। मामला शांत कर दिया गया। कठुआ मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी इसकी सत्यता पर कोई ठोस दावा सामने नहीं आया है, पर इसकी जांच होनी चाहिए कि बच्चे ने बोर्ड पर जय श्री राम क्यों लिखा, उसे क्यों लगा कि लिखना चाहिए, क्या क्लासरूम इसके लिए उपयुक्त जगह है। यह बात उसके जहन में किस राजनीति से आती है। हमने इस स्लोगन का क्या किया, इस नारे को बुलवाने की राजनीति को हम अनदेखा नहीं कर सकते, मगर इसका मतलब कतई नहीं कि प्राचार्य को अधिकार है कि उसे पीट दें। हमारे सामने एक मौका है कि तृप्ता त्यागी, मोहम्मद हाफिज और फारूक अहमद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और स्कूलों को संदेश भेजा जाए कि सांप्रदायिकता से दूर रहें। बच्चों को पीटना आपका अधिकार नहीं है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बना दी है। 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी, तभी सारी बातें सामने आएगी कि मामला क्या था। तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। इस घटना के खिलाफ कई जगहों पर जम्मू डिवीज़न में प्रदर्शन हुए हैं। मुजफ्फरनगर में मेल मिलाप और कथित रूप से मैनेज कराया गया। यह भी अंतर है और इसे रेखांकित करना चाहिए। इसकी रिपोर्टिंग हुई है कि जम्मू में इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। ज़रा इसकी भी रिपोर्टिंग खोजिए कि स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में और जम्मू पठानकोट हाईवे से टोल नाका हटाने को लेकर शनिवार को जम्मू डिवीज़न में बंद का आह्वान किया गया और कई बड़े बाज़ार पूरी तरह से ठप रहे। क्या ये खबर किसी चैनल पर आपने देखी? बहरहाल तृप्ता त्यागी इंटरव्यू दे रही हैं और मोहम्मद हाफिज़ और फारूक अहमद जेल में हैं, जबकि किसी को राहत नहीं मिलनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मार्च 2022 में जम्मू के किश्तवाड़ के एक सरकारी स्कूल की कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए उन्हें धमकियां दी गईं। राजस्थान कोटा की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। इसी साल जून की घटना है। एक कोचिंग सेंटर में मुस्लिम बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। वहां पर बहुत सारे हिंदू बच्चे जमा हो गए और जय श्री राम का नारा लगाने लग गए। दोनों में कोई संबंध नहीं था। लाखों रुपए लगाकर आप उन्हें पढ़ने भेजते हैं और वहां भी बच्चे इस तरह की राजनीति के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने यह सब कहां से सीखा है आप जानते हैं। सांप्रदायिकता की आग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में फैल चुकी है। इस खेल में शिक्षकों से लेकर स्कूल का प्रशासन, बच्चे के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब शामिल हैं। सबको पता है, कोई अनजान नहीं है। आपके बच्चों को परिवार और संस्थानों के द्वारा भविष्य का दंगाई बनाया जा रहा है। वे कब धक्का मुक्की करते हुए, नारे लगाते हुए किसी की जान ले बैठेंगे या कानून तोड़ देंगे पता नहीं, और इसके नाम पर नेता राज करेगा, आप केस लड़ेंगे। अंकिल आंटियों से सावधान रहने का टाइम आ गया है। उन्हें भी नहीं पता कि वे अपने बच्चों के लिए कैसी आग का इंतजाम कर रहे हैं।
उन्हीं के लिए हमने व्हाट्सएप अंडरवेयर और बनियान लॉन्च किया है, ताकि अपना लक और दिमाग जंगल में छोड़ाए ऐसे अंकिल लोग व्हाट्सएप अंडरवियर ही पहनकर चलें और चलते हुए नजर आएं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ब्रांडेड अंडरवियर का खत्म हुआ काम, अपनी सत बुद्धि को दे दो आराम और पहनो व्हाट्सएप बनियान, पहनो व्हाट्सएप बनियान।